हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की तारीख है 5 जनवरी 2025। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज संडे है तो संडे के दिन हम पिछले एक सप्ताह के करंट अफेयर क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे, जिसमें आप सभी को दिसंबर दिसंबर 30 से लेकर जनवरी 4 तक, ठीक है, तो जनवरी 4 तक के करंट अफेयर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसमें लगभग 60 क्वेश्चन होंगे, जो कि सभी एक सप्ताह के करंट अफेयर क्वेश्चन का रिवीजन है। तो इसमें हम सिर्फ प्रश्नों का रिवीजन करेंगे, इसमें लल्लन टॉप क्वेश्चन नहीं रहेगा। तो आप सभी हमारे साथ लगभग 30 से 35 मिनट तक बने रहेंगे, जिसमें हम 60 क्वेश्चन को पूरी व्याख्या के साथ सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो तो हमको ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। हाल ही में छठी पीढ़ी के नए स्टील्थ फाइटर जेट J-36 का सफल परीक्षण किसने किया है? तो J-36 क्या है? एक स्टील फाइटर जेट है जो कि छठी पीढ़ी का है। इसका सफल परीक्षण किसने किया है? तो चीन ने किया है, ठीक है, जो कि रडार में पकड़ में नहीं आएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। भारतीय सेना संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण किसके साथ प्रारंभ करेगी? तो सूर्य किरण अभ्यास किसके साथ होता है? भारतीय सेना और इसमें नेपाल सेना के बीच, ठीक है। और इस बार ये 8वें क्रम का है, याद रखना है। और इसकी मेज़बानी कहाँ पे होगा? तो अब की बार इसका आयोजन नेपाल में किया जाएगा। भारत की तरफ से 11वां गोरखा बटालियन इसमें भाग लेगी। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल में भारत में कार क्रांति के वास्तुकार ओसामू सुजुकी का निधन हो गया। इनका संबंध किस देश से है? तो ओसामू सुजुकी जो है भारत में कार क्रांति के वास्तुकार माने जाते थे। ये जो है किस देश के थे? तो ये जापान के थे। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। हाल ही में कजाकिस्तान में विमान दुर्घटना के लिए अजरबैजान से किसने माफ़ी मांगी है? तो अजरबैजान से किसने माफ़ी मांगी है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा रूस ने मांगी है, ठीक है। विमान का नाम है J-2A-243, ये विमान का नाम है। ये अजरबैजान से जो है उड़ान भरा और कहाँ जा रहा था? कजाकिस्तान में जा रहा था, लेकिन रूस ने बीच में ही से जो है मार के गिरा दिया। रूस को लगा कि यूक्रेन का कोई जहाज़ है, इसकी वजह से जो है रूस ने ऐसा किया है। तो कजाकिस्तान में पहुँचने से पहले ही यह जो है क्रैश हो गया, जिसकी वजह से रूस ने अजरबैजान से माफ़ी मांगी है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में मेलबॉर्न क्रिकेट क्लब ने किसे मानद क्रिकेट सदस्य नामित किया है? आपको बताना है कि मेलबॉर्न क्रिकेट क्लब ने किसे मानद क्रिकेट सदस्य नामित किया है। इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी, सचिन तेंदुलकर को। मेलबॉर्न यानी MCC मेलबॉर्न क्रिकेट क्लब ने सचिन तेंदुलकर को जो है मानद क्रिकेट सदस्य नामित किया है। इन्हें 2012 में ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च सम्मान भी प्राप्त हो चुका है। इनकी पुस्तक का नाम है प्ले इट माई वे। इनकी प्रतिमा कहाँ लगाई गई है? तो वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में लगाई गई है, जो कि BCCI का मुख्यालय अगर पूछे कहाँ है तो वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है हाल ही में चर्चा में रहे अंडर ग्रेजुएट माइनर कार्यक्रम का संबंध किससे है? तो यह संबंधित है क्वांटम टेक्नोलॉजी से। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। जो स्टूडेंट अभी अंडर ग्रेजुएट है उनके लिए एक कार्यक्रम शुरू किया गया है, माइनर कार्यक्रम। इसमें जो है इन बच्चों को जो है क्वांटम टेक्नोलॉजी के बारे में स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा। और इसकी शुरुआत जो है पूछे किसने करी है? तो अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षण परिषद ने। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की नई सरकार ने पिछली सरकार द्वारा बनाए गए 17 जिलों और 9 संभाग को भंग कर दिया है? ठीक है, तो 9 संभाग को भंग किया है और 17 जिलों को भंग कर दिया है, ठीक है। तो 17 जिले और 9 संभाग को किसने भंग किया है? तो राजस्थान की जो पिछली सरकार द्वारा बनाया गया था, उसके बाद जो नई सरकार बनी है इसने 17 जिले और 9 संभाग को भंग कर दिया है। अशोक गहलोत जो कि कांग्रेस की सरकार में एक कमेटी बनाया गया था, राम भुलैया कमेटी। इस कमेटी की सिफारिश पर जो है राजस्थान में 50 जिले बना दिए गए थे, जो कि पूर्व में 33 जिले थे, 50 जिले बनाए गए थे और 7 संभाग थे, 3 नए संभाग जोड़ दिए गए इसमें। तो याद रखना है, इसमें अभी जो बीजेपी की सरकार बनी है भजन लाल शर्मा की, इन्होंने एक नई कमेटी बनाई, ललित के पवार कमेटी। इस कमेटी की सिफारिश पर 9 जिले और 3 संभाग को जो है रद्द कर दिया गया है। तो वर्तमान में अगर पूछे राजस्थान में कितने जिले हैं? 41। और कितने संभाग हैं? तो 7 संभाग हैं। 21वां थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल कहाँ आयोजित होगा? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा, यह महाराष्ट्र में आयोजित होगा। आई थिंक ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा, ठीक है। हाँ सही है। 21वां थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन महाराष्ट्र के 2 शहर में किया जाएगा, मुंबई और ठाणे में। इसमें फोकस देश दक्षिण कोरिया को बनाया गया है और स्टार्टिंग फिल्म
अगर पूछे कि यह फेस्टिवल किस फिल्म से स्टार्ट होगा, द ब्लैक डॉग फिल्म जो कि चीन की है, इस मूवी से स्टार्ट होगा और इसमें जावेद अख्तर को एशियन फिल्म कल्चर अवार्ड से भी सम्मानित किया जाएगा। हाल ही में कोनेरू हम्पी ने फीडे वर्ल्ड रैपिड एंड ब्लिट्ज चैंपियनशिप 2024 का खिताब कहाँ जीता है? तो इसका आयोजन किया गया था यूएसए में और यहीं पर इन्होंने चैंपियन की ट्रॉफी जीती है। तो वर्ल्ड फीडे रैपिड एंड ब्लिट्ज चैंपियनशिप 2024 इसका आयोजन अगर पूछे कहाँ किया गया था, न्यूयॉर्क में। और विजेता कौन बनी है इसकी? तो कोनेरू हम्पी बनी है। इन्होंने किसको हराया है? तो सुकुंदर को हराया है, जो कि इंडोनेशिया की उपविजेता बनी है। हाल ही में रथ सप्तमी को राज्य उत्सव किसने किसने घोषित करा है? तो आंध्र प्रदेश ने किया है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। हाल ही में दुनिया की सबसे तेज 400 किलोमीटर प्रति घंटा वाली हाई स्पीड ट्रेन का प्रोटोटाइप CR450 किसने लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है चीन ने। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। हाल ही में इसरो ने पहले स्पेस डॉकिंग मिशन यानी कि स्पेस में दो सैटेलाइट को आपस में जोड़ने के लिए एक मिशन शुरू किया गया है, जिसे कहते हैं स्पेडेक्स मिशन। तो यह शुरू किया गया है इसरो के द्वारा, ठीक है। और किस रॉकेट से अगर पूछे इसे लॉन्च किया गया है? तो PSLV-C60 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, इसकी व्याख्या मैंने दे दी है। अगर बात करते हैं कि इसरो की स्थापना कब हुई थी, तो 15 अगस्त 1969 को हुआ था। और इसके वर्तमान अध्यक्ष अगर पूछे कौन है, तो एस सोमनाथ जी वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं। हाल ही में किस देश के न्यायालय ने मार्शल लॉ लगाने के मामले में राष्ट्रपति को गिरफ्तार करने की मंजूरी दी है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए। साउथ कोरिया के जो कोर्ट है सियोल में, इसका सुप्रीम कोर्ट है। यहाँ के जो राष्ट्रपति थे, पूर्व राष्ट्रपति थे सुन युक सियोल, इनके खिलाफ जो है कोर्ट ने गिरफ्तारी मंजूरी प्रदान कर दी है। और इनके ऊपर जो है क्या आरोप लगा है कि युन सुक योल जो है ये साउथ कोरिया में मार्शल लॉ लगा दिए थे, इसी वजह से इन्हें जो है कोर्ट के द्वारा गिरफ्तारी की मंजूरी दे दी गई है, ठीक है। और बात करते हैं कि जब ये जो है गिरफ्तारी के लिए इनके खिलाफ वारंट जारी कर दिया गया था, तो जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाए गए थे कुछ दिनों बाद इनके खिलाफ भी महाभियोग की प्रक्रिया लाकर इन्हें भी पद से हटा दिया गया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है सॉरी, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य के भूस्खलन को गंभीर प्रकृति की आपदा घोषित करा है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा केरल में। जो अभी भूस्खलन की स्थिति हुई थी उसको जो है गंभीर प्रकृति आपदा किसने घोषित कर दिया है? केंद्र सरकार ने किया है। इसमें लगभग 200 प्लस लोगों की मौत हो गई है। और यह घटना कहाँ हुआ है? तो वायनाड में हुआ है। और वायनाड की वर्तमान अगर पूछे MP कौन है, तो प्रियंका गांधी जी हैं। प्राकृतिक आपदा घोषित करने के बाद जो है यहाँ पे जो है 75% राहत कार्य केंद्र सरकार के द्वारा और 25% राहत कार्य राज्य सरकार के द्वारा प्रदान किया जाएगा। हाल ही में चर्चा में रहे केसलर सिंड्रोम का संबंध किससे है? तो यह संबंधित है ऑप्शन ए अंतरिक्ष कचरा से संबंधित है, ठीक है। तो केसलर जो है एक महान वैज्ञानिक थे नासा के, ठीक है। इन्हीं के नाम पर जो है केसलर सिंड्रोम शुरू किया गया है, जो कि इसका संबंध है अंतरिक्ष में संचित होता हुआ कचरा यानी डेब्रिज जो है अंतरिक्ष में जो सैटेलाइट है जो जिसका काम खत्म हो गया है वो भी अंतरिक्ष में जो है चक्कर लगा रहे हैं। तो जो खत्म हो गया है जिनका कार्य उन्हीं को जो है डेब्रिज कहा गया है यानी अंतरिक्ष का कचरा कहा गया है। हाल ही में समुद्र पर भारत के पहले कांच के पुल बोस्ट्रिंग आर्क ब्रिज का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो यह तमिलनाडु में हुआ है। यह 2 जगहों को जोड़ने वाला है बोस्ट्रिंग आर्क ब्रिज, जो कि समुद्र पर बना कांच का भारत का सबसे बड़ा पुल है। और कहाँ बना है? तमिलनाडु में। इसे मिरर ब्राइट ब्रिज भी कहते हैं। और यह तिरुवल्लुर से विवेकानंद रॉक मेमोरियल तक दोनों को कनेक्ट करने वाला है, ठीक है। और यहीं पर जो है बुद्ध की एक नई प्रतिमा स्थापित हुई है। और किसने स्थापित करा है? तो तमिलनाडु के CM स्टालिन साहब ने इसे स्थापित किया है। हाल ही में दिवंगत जिमी कार्टर किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो ये USA के पूर्व राष्ट्रपति थे, ठीक है। इन्हें जो है 2000 में शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। नेक्स्ट अगर प्रश्न की बात करते हैं, हाल ही में 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ाई करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला पर्वतारोही कौन बनी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा काम्या कार्तिकेयन। और ये कहाँ की हैं? तो ये मुंबई महाराष्ट्र की हैं, ठीक है। और ये सबसे युवा महिला हैं जो कि 7 महाद्वीप की जो सबसे ऊंची चोटी है उसको फतह कर लिया है, ठीक है। 7 महाद्वीप की चोटियाँ मैंने यहाँ पे लिख रखी है, ठीक है। हाल ही में भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए स्वर प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? तो यह गुजरात ने लॉन्च किया है। जो भी व्यक्ति हैं जो लिख नहीं सकते हैं वो अपने मैसेज को अगर CM तक पहुंचाना चाहते हैं तो अब स्वर यानी कि बोल करके
इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने मैसेज को कहाँ पहुँचा सकते हैं, गुजरात सीएम के पास। ठीक है, तो ये स्पेशली ये गुजरात के द्वारा शुरू किया गया। ठीक है, यानी कि अब जो लिखने की जो बाधाएं होती हैं उसको दूर करना है और लिखने की बजाय इसमें बोलकर संदेश भेज दिया जाएगा। ठीक है, और गुजरात के सीएम पूछे कौन है, तो भूपेंद्र पटेल जी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में कांगेर नृत्य महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है, तो यह फेस्टिवल आयोजित किया गया है सिक्किम में। कहाँ, सिक्किम में किया गया है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। कांगेर नृत्य महोत्सव यह जो है सिक्किम में आयोजित किया जाता है और इसका संबंध बौद्ध धर्म से है। और इस ऐसा माना जाता है कि जो नया साल है इसमें 8 तांत्रिक देवताओं का जो समूह होता है उसे ही कांगेर कहा जाता है। ठीक है, और यह आयोजन कहाँ किया गया है, सिक्किम में। और इस फेस्टिवल की शुरुआत अगर पूछे किसने करी है, तो गुरु पद्म संभव जी ने करी है। हाल ही में लक्ष्य सेन ने पहले किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन 2024 में कौन सा पदक जीता है, तो ऑप्शन सी, इन्होंने कांस्य पदक जीता है। ठीक है, और इसका आयोजन अगर पूछे कहाँ किया गया था, चीन में, और लक्ष्य सेन ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। हाल ही में भारत में चीन सीमा पर कहाँ छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है, तो भारत और चीन की सीमा कहाँ पर टच करती है, लद्दाख में करती है। ठीक है, किसे उस बाउंड्री का नाम है LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो कि भारत और चीन सीमा के पास है। और यहीं पर पेंगोंग झील है और इसी झील के पास जो है छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया गया है भारतीय सेना के द्वारा। हाल ही में प्रो कबड्डी लीग 2024 का खिताब किसने जीता है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा हरियाणा स्टीलर्स ने जीता है। और इसको हरा दिया है, पटना पायराइट्स को हरा दिया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फाइनल मैच अगर पूछे कहाँ खेला गया है, पुणे में, और इस बार ये 11वें क्रम का खेला गया है। हाल ही में भारत सरकार ने कब तक अंटार्कटिका में मैत्री-2 अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की घोषणा करी है, तो मैत्री-2 कब तक स्थापित हो जाएगा, 2029 तक। अंटार्कटिका महाद्वीप इसे अनुसंधान का महाद्वीप कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ जो है शोध कार्य किए जाते हैं और यहाँ पे हमेशा 24 आवर बर्फ़ जमा रहता है, इसलिए इसे श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है। अंटार्कटिका में भारत के 3 रिसर्च सेंटर है, एक का नाम है दक्षिण गंगोत्री, और दूसरे का नाम है मैत्री, और तीसरा है भारती। ठीक है, तो ये भारत के 3 रिसर्च सेंटर हैं और इसी मैत्री का 2.0 मैत्री आने वाला है, मतलब इसको स्थापित किया जाएगा कब तक, 2029 तक। ये आपको याद रखना है। ये पृथ्वी है, नीचे वाला जो पोल होता है इसे अंटार्कटिका कहते हैं, और जो ऊपर वाला पोल होता है इसे आर्कटिक क्षेत्र कहते हैं। तो आर्कटिक क्षेत्र में अगर पूछे भारत का कौन सा रिसर्च सेंटर है, तो हिमाद्री स्टेशन है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2025 के लिए कौन सी थीम लॉन्च करी है, तो UNO के द्वारा 2025 के लिए कौन सी थीम लॉन्च की गई है, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। घाना के द्वारा 2025 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा घाना के प्रस्ताव के कारण जो है यहाँ पर क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो है थीम घोषित किया गया है। वहीं भारत के सहयोग से सहकारिता, शांति और विश्वास ये थीम लॉन्च करी गई है। तो दोनों के द्वारा जो है एक नई थीम दी गई है जिसका नाम है क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सहकारिता, शांति और विश्वास। ये थीम 2025 के लिए UNGA के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि 2025 में अगर पूछे कि वैश्विक सहकारिता सम्मेलन कहाँ हुआ था, नई दिल्ली में हुआ था, इसलिए 2025 के लिए अगर पूछे यही वाला थीम जो है उठाकर UNGA ने स्वीकार कर लिया। और घाना के द्वारा जो 100 वर्ष पहले एक व्यक्ति थे जिनका नाम था हाइजेनबर्ग, इन्होंने क्वांटम अनुसंधान की नींव रखी थी, इसलिए 2025 में 100 वर्ष कंप्लीट हो जाने के कारण इस साल जो है क्वांटम का थीम इसको भी ले लिया गया। ठीक है, तो ये दोनों थीम एक ही साथ कर दिए गए हैं जिसका नाम हो जाता है क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सहकारिता, शांति और विश्वास, ये इसकी थीम हो जाती है। ठीक है, 2024 का अगर पूछे कौन सा वर्ष था, तो कैमलेट्स यानी ऊँटों का वर्ष था, और 2023 मोटे अनाजों का वर्ष था। 2026 में अगर पूछे किन 2 देशों के मध्य संस्कृति पर का वर्ष घोषित किया गया है, तो 2 देशों के बीच संस्कृति का वर्ष घोषित किया गया है, वो 2 देश हैं भारत और स्पेन। कौन सा वर्ष, 2026 का वर्ष। हाल ही में मिशन 425 के तहत जासूसी उपग्रह किसने प्रक्षेपित किया है, तो ऐसा किया गया है यूक्रेन के द्वारा, इसका सही जवाब हो जाएगा दक्षिण कोरिया। ठीक है, तो जासूसी उपग्रह कौन सा है, तो दक्षिण कोरिया के द्वारा लॉन्च किया गया है, किस मिशन के तहत, मिशन 425 के तहत। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और कहाँ से इसे लॉन्च किया गया है, तो रॉकेट का नाम है फाल्कन 9, और लॉन्च कहाँ से किया गया है, कैलिफोर्निया से किया गया है। ठीक है, और किसका है, तो साउथ कोरिया का जासूसी उपग्रह है।
हाल ही में दुनिया का पहला ऊर्जा साक्षर शहर बनने के लिए जलवायु मिशन किसने लॉन्च किया है? तो दुनिया का पहला ऊर्जा साक्षर शहर कौन बनने वाला है? तो यह बनने वाला है इंदौर। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। इसमें जो है 100 दिवसीय अभियान शुरू किया जाएगा और इंदौर के लोगों को एनर्जी सेविंग के बारे में बताया जाएगा और इसके बाद जो है कार्बन उत्सर्जन को कैसे कम करना है उसे भी लोगों के बारे में जागरूक किया जाएगा। तो इस प्रकार से जलवायु मिशन के तहत ऊर्जा साक्षर बनने वाला विश्व का अगर पहला शहर पूछे कौन बनने वाला है तो इंदौर बनने वाला है। ठीक है। और इसमें मदद कौन कर रहा है? एनर्जी स्वराज फाउंडेशन। हाल ही में चर्चा में रहे ECTA आर्थिक समझौते का संबंध किससे है? तो यह भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में दूसरा वार्षिक सहयोग है। ठीक है। यानी कि दूसरी वर्षगांठ मनाई जा रही है जिसको कहते हैं आर्थिक सहयोग एवं व्यापार समझौता। यानी कि दोनों देशों के मध्य जो व्यापार होता है उसको बढ़ावा देने के लिए ECTA कार्यक्रम पर समझौता किया गया। ठीक है। और किसके बीच? भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। हाल ही में प्रारंभ एक राष्ट्र एक सदस्यता योजना का संबंध किससे है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा इनफ्लिबनेट। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। तो अभी जो है इनफ्लिबनेट के द्वारा एक योजना शुरू करी गई है जिसका नाम है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। यानी कि मान लीजिए कि आप उत्कर्ष का कोई कोर्स लेना चाहते हैं तो उस उत्कर्ष जो है एक स्पेशल कोर्स मतलब एक स्पेशल सब्सक्रिप्शन निकाल दें कि अगर आप इस सब्सक्रिप्शन को ले लेंगे तो उत्कर्ष के जितने भी कोर्स हैं आप उससे जुड़ जाएंगे। ठीक है। तो इसी प्रकार का जो है कुछ सिस्टम आया है और इसको अगर पूछे लॉन्च किसने किया है तो इनफ्लिबनेट ने इसको लॉन्च किया है। ठीक है। और इसमें हेल्प कौन कर रहा है? केंद्र सरकार इसमें हेल्प कर रहा है और इसमें अगर जुड़ना चाहते हैं तो 3 वर्ष के लिए यह योजना शुरू करी गई है और इसमें 6,000 करोड़ रुपए निवेश करना पड़ेगा। ठीक है। इसमें जो भी सरकार की सेवाएं होंगी, जो भी सरकार की सामग्रियां होंगी उसको आप खरीद सकते हैं, उससे आप जुड़ सकते हैं, सब कुछ आप सभी को उसमें जो है मिल जाएगा। ठीक है। तो अगर पूछे कि इनफ्लिबनेट किसके अधीन है तो यूजीसी के अधीन है। हाल ही में वर्ष 1984 के भोपाल त्रासदी से निकलने वाले जहरीले कचरे को कहाँ निपटान करने का कार्य शुरू किया गया है? तो भोपाल त्रासदी किस राज्य से संबंधित है? मध्य प्रदेश से और इसके कचरे को भी मध्य प्रदेश ही निपटान करने वाला है। तो 2 या 3 दिसंबर की रात में 1984 में भोपाल में एक घटना होती है जिसे कहते हैं MIC से, यहाँ मतलब भोपाल गैस त्रासदी कहते हैं और इस कंपनी में एक कंपनी है, मतलब इस कंपनी का नाम है यूनाइटेड यूनियन कार्बाइड कंपनी और इस कंपनी में जो है विस्फोट हो जाने के कारण एक गैस का रिसाव होता है। इस गैस का नाम है MIC जिसे कहते हैं मिथाइल आइसोसाइनाइड और यह एक जहरीली गैस होती है। इसके फैल जाने के कारण यहाँ पे लाखों लोगों की मृत्यु हो जाती है और अभी जो है 2024 में यहाँ के जो CM हैं जगमोहन यादव जी, इन्होंने जो है 40 साल बाद इस घटना को जो है यहाँ पे जो भी कचरा है इसको यहाँ से हटाकर किसी दूसरे स्थान पे जो है शिफ्ट करना चाहते हैं। तो इसके लिए इन्होंने स्थान चुना है धार जिला। ठीक है। तो धार जिला में पीथमपुरा औद्योगिक क्षेत्र में जो भी ये 337 मिलियन टन कचरा है इसको कहाँ पे शिफ्ट किया जाएगा? धार जिला में किया जाएगा जो कि इंदौर से 30 किलोमीटर दूर है। हाल ही में 33वां संतोष ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है? तो 33वां जो है किसने जीत लिया है? बंगाल ने जीता है। ठीक है। अब तक बंगाल ने जो है संतोष ट्रॉफी का 33वां कप जीत चुका है। ठीक है। और पूछे कि अब तक जो है संतोष ट्रॉफी का कौन सा क्रम अब की बार आयोजित किया गया है? 78वां किया गया है। 33 बार इसको जो है किसने जीत लिया है? बंगाल ने जीत लिया है और उप विजेता इसमें केरल बना है। और इसका आयोजन पूछे कहाँ किया गया है? बाल योगी स्टेडियम हैदराबाद में किया गया है। संतोष ट्रॉफी किस खेल का ट्रॉफी है? फुटबॉल का ट्रॉफी है। और इसमें पूछे कि प्लेयर ऑफ द सीरीज किसको मिला है? तो पीटर थंगराज को मिला है। ठीक है। हाल ही में DBS बैंक का CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी, रजत वर्मा को जो है DBS बैंक का नया CEO नियुक्त किया गया है। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए सृजन मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो सृजन मोबाइल ऐप किसके लिए लॉन्च किया गया है? मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए। और पूछे किसने लॉन्च किया है? तो पंजाब ने। पंजाब के CM पूछे कौन है? तो भगवंत मान जी यहाँ के CM है। और निश्चय पूछे कि मिशन निश्चय किसके लिए शुरू किया गया था? तो ये भी पंजाब ने शुरू किया था। और किसके लिए? नशा मुक्त पंजाब के लिए। इसरो किस रॉकेट से अपना 100वां मिशन लॉन्च करेगा? तो 100वां मिशन लॉन्च करेगा GSLV F-15 से। ठीक है। जो अभी जो है स्पेडेक्स मिशन लॉन्च किया गया था, स्पेडेक्स मिशन जो लॉन्च किया गया था ये किस क्रम का था? तो ये 99 नंबर का था। ठीक है। 99 नंबर का इसरो का मिशन था और 100वां वाला लॉन्च किया जाएगा GSLV F-15 से। ठीक है।
नेक्स्ट अगर प्रश्न की बात करते हैं, भूमध्य सागर में स्थापित होने वाली KM3NET दूरबीन परियोजना का संबंध किससे है? तो यह जो है दूरबीन कहाँ स्थापित की जाएगी? भूमध्य सागर के पास इसे स्थापित करी जाएगी और इसका कार्य क्या रहेगा? तो यह न्यूट्रिनो का अध्ययन करेगा। न्यूट्रिनो का मतलब होता है कि ब्रह्मांड किस कण से बना है, इसके बारे में अध्ययन करने वाला है, ठीक है। और इसी प्रकार का अगर पूछे न्यूट्रिनो अध्ययन करने के लिए चीन ने भी एक मिशन शुरू करा है, इस मिशन का नाम है जूनो मिशन, ठीक है। ये आपको याद रख लेना है। तो KM3NET यह जो है इस प्रकार की 2 दूरबीनों को स्थापित किया जाएगा कहाँ पर? तो भूमध्य सागर में स्थापित किया जाएगा। ये आपको याद रखना है, किसके लिए? तो न्यूट्रिनो के अध्ययन करने के लिए। हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? तो ऑप्शन डी, इस बार जो है 4 लोगों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। कितने लोगों को? तो 4 लोगों को किया जाएगा। चारों लोगों का नाम याद रखेंगे, डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार, मनु भाकर। और ये किस खेल से संबंधित है, इसके बारे में भी आप स्टडी कर लेंगे, ठीक है। बात करते हैं कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, इसकी स्थापना होती है 1991 में। इसी का नाम बदल के 2021 में क्या कर दिया जाता है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया जाता है। और इसका इनामी राशि कितना है? 25 लाख रुपए इसकी इनामी राशि है। और 2024 में अगर पूछे कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कितने लोगों को दिया जा रहा है, तो 4 लोगों को दिया जा रहा है। एक इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन याद रखेंगे, अब की बार जो है अर्जुन अवार्ड में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड शुरू किया गया है। और यह पहली बार प्रदान किया जा रहा है कितने व्यक्तियों को? तो 2 व्यक्तियों को दिया जा रहा है। पहले व्यक्ति हैं सुच्चा सिंह और दूसरे हैं मुरलीकांत पाटेकर जी, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। और वहीं पूछे कि अर्जुन अवार्ड की शुरुआत कब करी जाती है? 1961 में करी जाती है। और इसकी इनामी राशि पूछे कितनी है? तो इसकी इनामी राशि है 15 लाख रुपए। UNFCCC की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने वर्ष 2020 में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कितने प्रतिशत की कमी करी है? तो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में भारत ने 2020 में कितना प्रतिशत की कमी करी है? तो 7.93% की कमी करी है। इसकी अगर व्याख्या देखें तो UNFCCC यह जो है किसके लिए डाटा लाता है? तो यह जलवायु परिवर्तन के लिए डाटा लाता है। और इसकी स्थापना करी गई थी 1994 में। इसका मुख्यालय पूछे कहाँ है? जर्मनी बॉन में इसका मुख्यालय है। और इसमें जो सदस्य शामिल हैं उन्हीं सदस्यों की जो मीटिंग होती है उसे कॉप कहा जाता है, ठीक है। तो कॉप फर्स्ट का आयोजन 1995 में किया गया था, बर्लिन में किया गया था। COP 29 का आयोजन बाकू अजरबैजान में किया गया था। और बात करें कि इसी की रिपोर्ट के अनुसार पे भारत 2020 में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कितने प्रतिशत की कमी करी है? तो 7.93% की कमी करी है। वहीं पूछे कि 2005 से लेकर 2020 के बीच में भारत ने ग्रीन हाउस गैस में कितना प्रतिशत की कमी करी है? तो 36% की, ठीक है। तो दोनों डाटा आपको याद रखना है। हाल ही में घरेलू मार्गों पर इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए पहली एयरलाइंस कौन सी है? तो भारत में अगर पूछे कि घरेलू मार्ग के लिए, यानी कि जो एक राज्य से दूसरे राज्य जाते हैं या एक देश से दूसरे देश जाते हैं, लेकिन जो भारत की जहाज़ें उड़ती हैं, ठीक है, उसी के लिए यह सुविधा है कि इसमें अगर कोई भारत का व्यक्ति बैठता है या फिर कोई भी विदेश का व्यक्ति इसमें बैठता है तो उसके लिए जो है भारत की जो फ्लाइट्स है वो फ्री में इंटरनेट सेवा देंगी। तो इस प्रकार का कार्यक्रम अगर पूछे कि इस प्रकार की सेवा किसने शुरू करी है, तो एयर इंडिया ने शुरू करी है, ठीक है। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। और वहीं पूछे कि भारत में वर्तमान में उड्डयन मंत्री के मंत्रालय के मतलब मंत्री कौन है? तो राम मोहन नायडू जी हैं, ये आपको याद रखना है। टाटा एयरलाइंस की स्थापना अगर पूछे कब करी गई थी, तो 1932 में करा गया था। फिर इसके बाद जो है टाटा एयरलाइंस किसके पास चला जाता है? एयर इंडिया के पास। लेकिन अभी हाल ही में 7-8 महीने पहले एयर इंडिया फिर से कहाँ पर इसका विलय हो गया? तो टाटा एयरलाइंस में हो गया है, ठीक है। हाल ही में 5 किलोमीटर की दौड़ 13 मिनट 54 सेकंड में दौड़ने वाली पहली महिला बिट्रायस चैवेट का संबंध किस देश से है? आपको बताना है कि 5 किलोमीटर की दूरी इन्होंने मात्र 13 मिनट 54 सेकंड में पूरा करा है। इनका नाम है बिट्रायस चैवेट। और ये कहाँ की महिला है? तो ये केन्या की महिला है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। और इस प्रकार की दौड़ करने के बाद ये जो है महिला वर्ग में विश्व में एक इन्होंने नया विश्व रिकॉर्ड बना दिया है, ठीक है। और अगर पूछे कि एक जो खेल का आयोजन किया गया था, जो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, कहाँ पर किया गया था? तो बार्सिलोना में किया गया था, ठीक है। और ये शहर कहाँ है? स्पेन में है। वहीं बात करते हैं कि जसप्रीत बुमराह अब तक के जो जितने भी भारतीय खिलाड़ी हैं उसमें सबसे ज़्यादा अगर पूछे कि ICC के द्वारा रेटिंग किसको दी गई है? जसप्रीत बुमराह को दी गई है। इनको कितनी रेटिंग दी गई है? तो 907 पॉइंट दी गई है। हाल में भारत मौसम विज्ञान विभाग ने देश में 1901 के बाद सबसे गर्म साल किसे बताया है?
तो भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 1901 के बाद सबसे ज़्यादा गर्म वर्ष किसको घोषित करा है? तो 2024 को किया है। ठीक है, इसमें जो है औसत वार्षिक तापमान कितना बताया है 2024 में? 25.75 डिग्री सेल्सियस बताया है। हाल ही में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का मुख्य अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा भुवनेश कुमार को। ठीक है, इसकी अगर व्याख्या देखें तो UIDAI जिसे कहते हैं भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, या इसे इंग्लिश में कहते हैं यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना होती है 2009 में। लेकिन यहाँ जो है पूछे कि विधिक संस्था कब बनती है? तो 2019 में बनती है। ठीक है, 2019 के अधिनियम से जो है यह विधिक संस्था बन जाती है। और वर्तमान में अगर पूछे कि इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, तो IAS भुवनेश कुमार बनाए गए हैं। और इसी के द्वारा जो है आधार कार्ड भी जारी करा जाता है। और आधार कार्ड में पूछे कितने नंबर होते हैं? तो 12 नंबर होते हैं। भारत की पहली तटीय और बेडर पक्षी जनगणना कहाँ प्रारंभ होगी? तो यह पहली बार इस प्रकार की कोई पक्षी जनगणना शुरू की गई है। और किसके द्वारा शुरू किया गया है? गुजरात सरकार के द्वारा। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो भारत की तटीय और बेडर पक्षी जनगणना पहली बार शुरू करी गई है कहाँ से? जामनगर गुजरात से शुरू करी गई है। लेकिन ये भारत के 3 जिलों में इस प्रकार की गणना करी जाएगी। देवभूमि उत्तराखंड में है, जामनगर गुजरात में, मोरबी भी गुजरात में है। और वहीं पूछे कि नया जिला जो है वाव धरात बनाया गया है किसको? 34वें क्रम का गुजरात का 34वां जिला बना है। और यूपी का 76वां जिला किसे बनाया गया है? तो महाकुंभ को बनाया गया है। प्रतिवर्ष DRDO अपना स्थापना दिवस कब मनाता है? तो 1 जनवरी को मनाता है। ठीक है, कब? 1 जनवरी को मनाता है। DRDO की स्थापना पूछे कब की करी गई थी? तो 1 जनवरी 1958 को करा गया था। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। पहले अध्यक्ष इसके कौन थे? तो दौलत कोठारी थे। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? समीर कामत जी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में बच्चों और बुजुर्गों में ह्यूमन मेटानिमो वायरस के मामलों में तीव्रता कहाँ दर्ज हुई है? तो यह जो है कुछ कोविड-19 के मतलब लक्षण इसमें दिखाई देते हैं इस रोग में। और इस प्रकार का रोग कहाँ देखा गया है? चीन में। और ये सबसे ज़्यादा अगर पूछे कि प्रभावित किसको कर रहा है, तो यह वायरस सबसे ज़्यादा प्रभावित कर रहा है बुजुर्गों और बच्चों को प्रभावित कर रहा है। और इसमें कोविड-19 के समान लक्षण दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और इस प्रकार का वायरस का प्रकोप कहाँ देखा गया है? तो चीन में देखा गया है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में किस अफ्रीकी देश को चुना गया है? तो सोमालिया को चुना गया है। ठीक है, इसकी अगर पूरी व्याख्या देखें तो UNO इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को होती है। और इसका और इसमें टोटल पूछे कितने अंग हैं? तो टोटल इसमें 6 अंग हैं। कितने? 6 अंग हैं, जिनमें से एक अंग है UNSC यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। इसमें जो है टोटल अगर पूछे कितने सदस्य हैं, तो कुल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 अस्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। 5 अस्थायी सदस्य हैं USA, रूस, चीन, फ्रांस, UK। और इन्हीं 5 देशों के पास वीटो पावर भी होती है। और जो अस्थायी 10 सदस्य होते हैं, इनका कार्यकाल 2 साल के लिए होता है। अभी जो है 5 नए सदस्यों का चुनाव हुआ है। कौन कौन से हैं? तो डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, सोमालिया और पनामा। ठीक है, तो ये 5 नए सदस्यों का निर्वाचन हुआ है किसमें? तो अस्थायी सदस्यता में। ठीक है, भारत अगर पूछे कि इसका अब तक कितनी बार सदस्य बन चुका है, तो भारत अब तक 8 बार बन चुका है। बाकी की जो मैंने बताया था UNO में टोटल कितने अंग हैं, तो टोटल 6 अंग हैं। 6 में से 5 अंगों का मुख्यालय अगर पूछे कहाँ है? मैनहट्टन द्वीप न्यूयॉर्क में है। जबकि एक का मुख्यालय कहाँ है? इंटरनेशनल कोर्ट का मुख्यालय अगर पूछे कहाँ है? तो द हेग नीदरलैंड में है। हाल ही में 3 दशक के बाद लासेल खदान से तांबे का निर्यात किसने शुरू करा है? यानी 30 साल बाद फिर से जो है लासेल खदान से तांबा किसने निकालना शुरू करा है? तो ओमान ने करा है। वहीं पूछे कि तांबा के लिए विश्व प्रसिद्ध खान कौन सा है? तो चिक्विकमाटा है। और चिक्विकमाटा खान अगर पूछे किस देश में है? चिली में है। और चिली देश अगर पूछे किस महाद्वीप में आता है? तो यह साउथ अमेरिका में आता है। ठीक है, साउथ अमेरिका में आता है। वहीं पूछे भारत में 2 महत्वपूर्ण खदान कौन सी है? तो राजस्थान की खेतड़ी है और मध्य प्रदेश का बालाघाट है। वर्ष 2025 में और इसके बाद जन्म लेने वाले बच्चों की नई पीढ़ी को क्या कहा जाएगा? ठीक है, इसमें जो है औसत अगर पूछे साल कितना लिया जाता है, तो 14 साल लिया जाता है। ठीक है, इसमें चल रहा है 2025। ठीक है, कब? 2025 चल रहा है। तो 2025 में 14 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2039 हो जाएगा। ठीक है, तो 2039 हो जाएगा। तो 2025 से 2039 के बीच जो भी बच्चे जन्म लेंगे उनको क्या कहा जाएगा? उनको कहा जाएगा बीटा। ठीक है, क्या कहा जाएगा? जनरेशन बीटा कहा जाएगा। और 2025 में अगर 14 माइनस कर देंगे जो भी ईयर आएगा, यानी कि इसमें आएगा 2014 आएगा आई थिंक, नहीं 2010 आएगा आई थिंक, 11
ठीक है। तो 2011 के बीच जो भी बच्चे हुए होंगे, तो 2011 से 2025 के बीच में यानी 14 साल पीछे जाएंगे। तो अगर पूछे कि यहाँ पे कौन से बच्चे पैदा हुए होंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा अल्फ़ा, ठीक है, अल्फ़ा हो जाएगा। और यही 2039 में अगर 14 साल जोड़ देंगे, तो अगर पूछे कि 39 से में 14 साल अगर जोड़ने के बाद जो पूछे कि कौन से बच्चे पैदा होंगे, तो यहाँ पे एक्स बच्चे पैदा होंगे। कौन से? एक्स बच्चे पैदा होंगे, ये आपको याद रखना है। और वहीं जो मैंने बताया 14 में अगर फिर -14 कर देंगे, तो यहाँ पे अगर पूछे कौन से बच्चे पैदा होंगे, तो जनरेशन जेड होंगे, ठीक है। तो 14-14 साल के अंतराल पर करा जाएगा। तो वर्तमान में अगर पूछे 2025 से 2039 के बीच जो भी बच्चे पैदा होंगे, उनको किस पीढ़ी का बच्चा बोला जाएगा? जनरेशन बीटा का बोला जाएगा, ठीक है। अब इसी में अगर 14 साल जोड़ेंगे तो आगे पहुंच जाएंगे अल्फ़ा में, उसके फिर 14 जोड़ देंगे तो किस में पहुंच जाएंगे? नहीं सॉरी, अगर ये पीछे चला जाए, जैसे होता नहीं है कि एक्स ये हो जाएगा जेड अल्फ़ा बीटा एक्स, ठीक है। तो वर्तमान में जो भी चलेगा 2025 से 2039 के बीच में, इसमें बीटा आएगा, ठीक है। पीछे जाएंगे तो अल्फ़ा आ जाएगा, और पीछे जाएंगे तो जेड आ जाएगा, और बीटा के आगे जाएंगे तो एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें बताने की कोई ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में भारतीय कृषि में डिजिटल क्रांति लाने के लिए प्रोजेक्ट विस्तार किसने प्रारंभ करा है? तो IIT मद्रास ने, ठीक है। तो प्रोजेक्ट विस्तार, इसका उद्देश्य क्या है? तो भारतीय कृषि में डिजिटलीकरण करना इसका उद्देश्य है। इसको शुरू किसने करा है? IIT मद्रास और कृषि मंत्रालय ने शुरू करा है। पूछे कि कृषि मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान है। कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान है। हाल ही में 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो यह प्रारंभ किया गया है महाराष्ट्र में। कहाँ पर? तो यह महाराष्ट्र में किया गया है, ठीक है। तो आई थिंक ये महाराष्ट्र में नहीं, मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो 31वीं राष्ट्रीय, पूछे कि राष्ट्रीय बाल कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? तो मध्य प्रदेश में किया गया है। इसकी अगर पूरी व्याख्या देखें तो राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 31वें क्रम का आयोजन कहाँ किया जाएगा? मध्य प्रदेश भोपाल में किया जाएगा। और इसका शुभारंभ किसने किया है? मोहन यादव जी ने करा है। और वहीं पूछे कि इसका जो है 30वां क्रम कहाँ आयोजित किया गया था? तो गुजरात में किया गया था। देश की पहली वैदिक घड़ी पूछे कहाँ स्थापित हुई है? उज्जैन में। और देश की पहली सोलर सिटी कौन बनी है? तो सांची बना है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का 813वां उर्स कहाँ प्रारंभ हुआ है? उर्स का मतलब होता है मेला, ठीक है। उर्स का मतलब क्या होता है? मेला होता है, मेला, ठीक है। तो ये कहाँ प्रारंभ हुआ है? राजस्थान में हुआ है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जो 813वां उर्स है, इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? राजस्थान में अजमेर दरगाह पर किया जाएगा। और इसमें पूछे कि जो यह फेस्टिवल लगता है, उसमें जो है जो ध्वज कौन फहराता है? तो यह ध्वज फहराने के बाद ही यह उर्स लगता है, ठीक है। और ध्वज कौन फहराता है? तो भीलवाड़ा का गौरी परिवार जो है दरगाह पर बुलंद दरवाजे के पास जो है ध्वज फहराता है। और इस पर चादर पेश किसने करी है? तो PM मोदी जी ने करी है। हाल ही में सिख दात योजना किसने प्रारंभ करी है? तो सिख जो है पंजाब में है, तो यह योजना पंजाब सरकार के द्वारा शुरू किया गया, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। सिख दात परियोजना पंजाब सरकार ने शुरू करी है, और यहाँ के CM है भगवंत मान जी। और यह किसके लिए शुरू किया गया है? तो जो कैदी हैं उनके लिए और उनके बच्चों के लिए शुरू किया गया है। इसमें जो है इनको शिक्षित किया जाएगा और इनके अंदर स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा। जैसे इनके अंदर एक अच्छी क्वालिटी डाली जाएगी, चाहे इन्हें नाई बना दिया जाएगा, इन्हें कारपेंटर बना दिया जाएगा, इन्हें किसी भी क्षेत्र में जो है एक बेहतरीन स्किल इनके अंदर डेवलप कर दिया जाएगा, ताकि ये जो है समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकें। हाल ही में पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो साईं परांजपे को किया गया है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। इन्हें जो है यह फेस्टिवल कहाँ प्रदान किया जाएगा? तो अजंता एलोरा महोत्सव में इन्हें यह फेस्टिवल मतलब अवार्ड प्रदान किया जाएगा। किसको? साईं परांजपे जी को, ठीक है। कहाँ? तो अजंता एलोरा महोत्सव में। और इसका आयोजन अगर पूछे कहाँ किया जाएगा, तो इसका आयोजन किया जाएगा छत्रपति संभाजी नगर, महाराष्ट्र में। हाल ही में जम्मू कश्मीर और लद्दाख युगों से निरंतर और संबंधों का एक दृश्य आख्यान, तो ये एक पुस्तक है, ये एक पुस्तक है, ये आपको याद रखना है। और अगर पूछे किसका विमोचन यानी इसको लॉन्च किसने करा है, तो अमित शाह जी ने लॉन्च किया, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख युगों से निरंतरता और संबंधों का एक आख्यान, यह पुस्तक अगर पूछे किसने लॉन्च करी है, तो अमित शाह जी ने लॉन्च करी है, जो कि वर्तमान में गृह मंत्री हैं। यह पुस्तक चर्चा में क्यों आ गई? क्योंकि अमित शाह जी ने कश्मीर को इसमें कहा है कि कश्मीर को कश्यप भूमि कहा जाता था, ठीक है। तो हो सकता है कि फ्यूचर में कश्मीर का नाम बदल के कश्यप कर दिया जाए, तो ये पुस्तक जो है चर्चा में आ गया, तो इसलिए आप ये इस पुस्तक को याद रखेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से हमने अपने 35 मिनट में पूरे 60 क्वेश्चन, 60 नहीं 63 क्वेश्चन है, पूरे प्रश्नों को पूरी व्याख्या के साथ सॉल्व किया है, रिवीजन करा है, थोड़ा जल्दी करा है। अगर आप सभी को वीडियो बड़ी लगी तो प्लीज़ आप सभी हमें नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे, ठीक है। तो अपना ध्यान रखें, कल फिर मिलते हैं नए करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।